सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। इस सेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक्स आपके न्यूज़ में थे तो उसको डिस्कस करेंगे। डिफरेंट एरियाज़ में आपके जो पब्लिश हुए हैं, और ये एक अप्रोच भी आपको बताएगा कि किस तरीके से जो करंट अफेयर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं उसको कवर करेंगे। जुलाई से कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, तो उस कोर्स में भी ये सारी चीज़ें आपकी डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज आपकी कवर की जाएंगी। सो पहला टॉपिक देखो, विथ रेफरेंस टू GSAT 24, दिस इज रिलेटेड विथ GSAT 24 recently launched. Consider the following statement: the Ariane 5 rocket launched India's GSAT 24, a Ku-band 4-ton class communication satellite. The rocket lifted off from the Kourou, French Guiana, and placed the satellite into a geostationary transfer orbit. GSAT 24 is a communication satellite built for New Space India Limited by Indian Space Research Organization. तो यहाँ पे अगर आप GSAT 24 की बात करें तो यहाँ पे यूरोप्स एरियन स्पेस लॉन्चेस इंडियाज GSAT 24 टू इन्हेंस टेलीविज़न व्यूइंग। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो GSAT 24 है, ये सैटेलाइट है बेसिकली यूरोप की जो एरियन स्पेस इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका एम क्या है, दैट इज़ टेलीविज़न जो व्यूइंग है उसको इम्प्रूव करना या इंक्रीज़ करना। तो अगर लाइक इफ़ यू सी द रॉकेट लिफ्टेड ऑफ, ये रॉकेट है कहाँ से लिफ्ट किया गया, फ्रेंच गिनिया, इस एरिया से आपका लिफ्ट किया इनटू द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जहाँ पे वी कैन से अराउंड 22,000 माइल्स या 36,000 किलोमीटर के आसपास है। और इसमें जो अर्थ है, अर्थ का जैसे जितना समय लगता है इसको रोटेट करने में, जो समय लगता है कंप्लीट रोटेशन में लगभग 24 आवर्स का है, तो सेम वी कैन से सेम डायमेंशन में जो ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट भी आपकी अगर वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो वो मूव करती है सेम जिस तरीके से अर्थ मूव कर रही है, उसी तरीके से जो ये सैटेलाइट है उसी सेम ड्यूरेशन में आपका पूरा मूव करती है। तो रॉकेट इस जगह से लिफ्ट किया गया और जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट में इसको इस्टेब्लिश किया गया। दिस इज़ द फर्स्ट डिमांड ड्रिवन satellite configured by ISRO, owned, operated and funded by NSIL for the commercial user. तो ये पहली ऐसी डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट है, इसरो के द्वारा इसको कन्फिग्रेट किया गया, फंडेड, ऑपरेट और ओन किसके द्वारा, NSIL के द्वारा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा आपका किया गया और कमर्शियल यूज़ से रिलेटेड है। सैटेलाइट जो है हाई क्वालिटी, इट विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी टेलीविज़न, टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, और जो भी DTH डायरेक्ट टू होम सर्विसेज हैं इंडियन कस्टमर को जो ज़रूरत है उसको मीट करने में ये हेल्प करेगा। साथ में वी कैन से द मिशन ऑल्सो कैरिड मीसैट, ये एक और भी साथ में एक सैटेलाइट साथ में थी जिसका नाम मीसैट था। सो अ मल्टी मिशन टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट बिल्ड बाय एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। सो इसके साथ में मीसैट भी एक सैटेलाइट है जो साथ में गई थी। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हैं। हियर द आंसर इज दैट इज़ 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: ग्रीन हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन जनरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी और फ्रॉम लो कार्बन पावर. Green hydrogen has significantly lower carbon emission than grey hydrogen, which is produced by steam reforming of natural gas, which makes up the bulk of hydrogen market. Green hydrogen produced by the electrolysis of water is about 50% of the total hydrogen production. अब इसमें अगर आप देखो तो ये आपका PIB के अंदर न्यूज़ आई थी, यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल, ये सब से रिलेटेड आपकी न्यूज़ थी जिस पर बेस्ड टॉपिक। हिंदू के अंदर भी इस पर कई सारे जो आर्टिकल हैं वो आपके पब्लिश हुए हैं. सो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्रीन हाइड्रोजन, इट इज़ अ हाइड्रोजन जनरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी. मतलब हाइड्रोजन जैसे वाटर है, अगर वाटर की बात करें तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा और इस प्रोसेस में जो एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी. सो दिस इज़ द बेसिक आस्पेक्ट बिहाइंड द ग्रीन हाइड्रोजन. सो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर इज़ लेस देन 0.1% ऑफ द टोटल हाइड्रोजन प्रोडक्शन. टोटल हाइड्रोजन प्रोडक्शन जितना होता है देश के अंदर, उसमें जो है ये वैल्यू है दैट इज़ लेस देन 0.1% ऑफ द टोटल हाइड्रोजन प्रोडक्शन. अब इट मे बी यूज टू डीकार्बनाइज सेक्टर्स. इट मीन्स खास तौर से अगर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है तो कार्बन एमिशन है दैट विल ऑल्सो बी लोअर्ड
ये भी एक पॉइंट है। और अगर कार्बन एमिशन कम होगा तो दिस विल ऑल्सो हेल्प अस टू लिमिट क्लाइमेट चेंज। द हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ द मेन फैक्टर बिहाइंड द लो यूज़ ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि जो इसका कॉस्ट है दैट इज़ कंपेरेटिवली हायर, क्योंकि इसमें आप रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, ना कि नॉर्मल जो पावर है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज़ अबाउट 50% ऑफ द टोटल। तो ये देखो, ये तो गलत है, इट इज़ अराउंड 0.1%। ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया। ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी ब्लेंडेड इनटू द एग्जिस्टिंग नेचुरल गैस पाइपलाइन। जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको जो एग्जिस्टिंग नेचुरल गैस पाइपलाइन है उसके साथ जोड़ा जा सकता है, नेचुरल गैस जो पाइपलाइन उसके साथ जोड़ा जा सकता है, एंड यूज टू प्रोड्यूस ग्रीन अमोनिया। इसके साथ हम जो ग्रीन अमोनिया है, दैट ग्रीन अमोनिया कैन बी प्रोड्यूस मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। ग्रीन अमोनिया जो है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि फर्दर फर्टिलाइज़र को बनाने में भी इस ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल आपका किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है रिलेटेड विद द ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज़ ए। नेक्स्ट देखते हैं, द यूरोपियन कमीशन unveiled a landmark legislation to restore nature and mitigate climate change on the European continent। इसको आपको स्टेटमेंट देखना, यहाँ भी देखोगे डाउन टू अर्थ का न्यूज़ है। तो यहाँ पे जो कोर्स भी मैंने आपके लिए लॉन्च किया है जुलाई में, जो डेली करंट अफेयर्स का कोर्स है, ये सारे एरिया के सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। तो वो कोर्स का मतलब आप अनअकैडमी से जुड़ोगे तो कोर्स भी आप एक्सेस कर सकते हो, साथ में सारे कोर्सेज भी, और उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से टॉपिक निकल कर आते हैं डिफरेंट जो लेवल से अगर देखा जाए। सो यूरोपियन कमीशन अनवील्ड अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन टू रिस्टोर नेचर एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंज ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट आपको कंसीडर करना है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, द ड्राफ्ट लॉ कॉल्स फॉर हाविंग पेस्टिसाइड यूज अक्रॉस यूरोप बाय 2030। The use and risk of chemical pesticide will be reduced to reverse the decline of bees, butterflies, bumblebees, hoverflies and other pollinator populations by 2030. The proposal aims to reduce loss of green urban space so that there is no net loss of green urban space by 2030. तो यहाँ पे you have to tell the करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे देखो, ये न्यूज़ भी आपकी डाउन टू अर्थ के अंदर जो है वो पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे इफ़ यू सी जो आपका है दैट वी कॉल इट एज ड्राफ्ट लॉ, ये जो ड्राफ्ट लॉ है, अभी जो ड्राफ्ट लॉ है यहाँ पे पेस्टिसाइड के यूज़ को 50% से लगभग रिड्यूस करना बाय 2030। फिर क्या है, जो यूज़ है और रिस्क है केमिकल पेस्टिसाइड का, इट विल बी रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि जितना अधिक केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल आपका किया जाएगा उससे कई सारे जो ये हैं बीज हैं, बटरफ्लाइज है, बम्बल बीज हैं, ये सब इनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग, वो भी आपका रिड्यूस हो रहा है। और ये जो प्रपोजल है इसका एम क्या है, लॉस ऑफ ग्रीन अर्बन स्पेस है ना, ग्रीन अर्बन स्पेस का रिडक्शन, और साथ में जो नो नेट लॉस ऑफ ग्रीन अर्बन स्पेस बाय 2030। जो ग्रीन अर्बन स्पेस का मतलब हो गया, जैसे अर्बन स्पेस के अंदर भी आप ट्रीज़ और ये सब बहुत सी चीज़ें हम लोग लगा के रखते हैं, और उसको भी किस तरीके से जो अर्बन स्पेस है उसको मेंटेन करके रखा जाए, इस पर भी आपका फोकस किया गया है। कि क्लाइमेट चेंज में लड़ाई में ये काफ़ी आपका हेल्प करेगा, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में काफ़ी आपका हेल्प करेगा। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू सूर्य नूतन रिसेंटली न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सूर्य नूतन से रिलेटेड जैसे अगर ये टॉपिक आपका, इंडियन ऑयल अनवील्स इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव सूर्य नूतन। सो दिस इज़ अ स्टेशनरी रिचार्जेबल एंड ऑलवेज kitchen connected indoor solar cooking system. It has been developed by Indian Oil Research and Development Center in Faridabad. It works only on a solar energy. So when you talk about Surya Nutan क्या है, stationary rechargeable and always kitchen connected indoor solar cooking system है, जो कि वर्क करता है हाइब्रिड मॉडल में। इट वर्क इन हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये एक लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम, और इसमें ये स्टेशनरी है, रिचार्जेबल है, ये पॉइंट भी याद रखना है, और हाइब्रिड मोड में वर्क करता है। तो इसमें दूसरे एनर्जी सोर्सेस और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इट्स नॉट लाइक कि इट विल वर्क ओनली ऑन सोलर एनर्जी। तो ये ध्यान में रखना है कि सूर्य नूतन सिर्फ सोलर एनर्जी पे नहीं, रादर ये हाइब्रिड मॉडल पे वर्क करता है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा दैट इज़ 1 and 2। फिर है माइक्रोप्लास्टिक के ऊपर ये क्वेश्चन है। माइक्रोप्लास्टिक आर टाइनी प्लास्टिक डेब्रिस दैट आर स्मॉलर देन 50 mm in length, tinier than even a grain of rice. Primary microplastics are tiny particles
that are purposely designed as much as for commercial use. Secondary microplastics are formed through the degradation of larger plastic items. तो यहाँ पे you have to tell the correct answer when you talk about the माइक्रोप्लास्टिक. सो ये न्यूज़ आई थी, वाई इज़ द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोप्लास्टिक इन फ्रेश अंटार्कटिक स्नो ट्रबलिंग. क्यों अंटार्कटिक रीजन में जो माइक्रोप्लास्टिक आपका प्रेजेंट है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है. सो माइक्रोप्लास्टिक, व्हेन यू टॉक अबाउट द माइक्रोप्लास्टिक, दे आर टाइनी प्लास्टिक डेब्रिस. ठीक है, जिनकी जो साइज़ है दैट साइज इज़ स्मॉलर देन 50 mm in length, tinier than even a grain of a rice. So when you talk about the माइक्रोप्लास्टिक की जब हम जो है बात करते हैं, सो दीज आर टाइनी डेब्रिस दैट आर स्मॉलर देन 15 mm. तो इट्स नॉट 15 mm, इट इज़ 5 mm. 5 mm से भी छोटा होता है. प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि जैसे इन माइक्रोप्लास्टिक का डिज़ाइन किया जाता है कमर्शियल यूज़ के लिए. मतलब मेनली इन प्लास्टिक को बनाया ही जाता है फॉर द कमर्शियल यूज़ के लिए आपका इसको बनाया जाता है. इसका इस्तेमाल जैसे कॉस्मेटिक है, प्लास्टिक पैलेट्स है, बहुत सारे एरियाज़ में होता है. फिर सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स आर फॉर्म थ्रू द डिग्रेडेशन ऑफ लार्जर प्लास्टिक. लार्जर जो प्लास्टिक है उसके डिग्रेडेशन से जो प्राइमरी प्लास्टिक है उसका फॉर्मेशन आपका होता है. प्राइमरी प्लास्टिक का जो फॉर्मेशन आपका होता है, मतलब जो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक है, सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक बेसिकली जैसे बड़े जो प्लास्टिक है उनका डिग्रेडेशन के बाद इन जो उसका सेकेंडरी बड़े जो आपके प्लास्टिक हैं उसके डिग्रेडेशन से सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक का फॉर्मेशन होता है. तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं. वी शुड नो कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक एंड द सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक. सो बॉटल है, फिशिंग नेट है, प्लास्टिक बैग्स हैं, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक. फिर देखो, विथ रेफरेंस टू रामसर साइट एंड रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, इसका स्टेटमेंट बताना है. द रामसर साइट इज़ अ वेटलैंड साइट डिजाइन टू बी अ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन. रामसर आइडेंटिफाइज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, स्पेशली दोज प्रोवाइडिंग waterfowl habitat. The convention signed in 1971 by UNESCO in the Iranian city of Ramsar is one of the oldest intergovernmental accords for preserving the ecological characters of the wetlands. यहाँ पे आपको करेक्ट बताना. सो उदयपुर बर्ड विलेज सेट टू बी डिक्लेयर वेटलैंड. तो ये उदयपुर का जो रीज़न है इसको वेटलैंड के रूप में डिक्लेयर करने की जो है वो बात की है. तो रामसर साइट्स की जब हम बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द रामसर साइट, तो रामसर साइट क्या है, जैसे 1971 के अंदर आया कन्वेंशन. रामसर बेसिकली ईरान की एक सिटी है. ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड है जो कि वेटलैंड के प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है. रामसर जो है इट आइडेंटिफाई वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. ठीक है, तो जैसे ऐसे रीजन जहाँ पे वाटर है, मडी थोड़ा सा एरिया है, जो वेटलैंड जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पे कैसे उस हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए, उस एरिया में आपका कार्य किया जाता है. सो रामसर साइट इज़ अ वेटलैंड साइट. इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की सारी साइट्स होती हैं अंडर द रामसर कन्वेंशन, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं और आंसर है दैट इज़ 3. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर इको सेंसिटिव जोन्स. इको सेंसिटिव जोन्स आपके क्या हैं, तो इस पर भी देखो व्हाट आर इको सेंसिटिव जोन्स एंड why are there protests in Kerala against them. So land within 10 kilometer of the boundaries of national park and wildlife sanctuaries to be notified as eco-fragile zone or eco-sensitive zone. Areas beyond 10 km also be notified by the union government as eco-sensitive zone if they hold larger ecologically important sensitive corridor. Eco-sensitive zones are created as a shock absorber for the protected area to minimize the negative impact on the fragile ecosystem by certain human activity taking place nearby. तो यहाँ पे आपको जो है करेक्ट आपका बताना है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट इको सेंसिटिव जोन, तो यहाँ पे ये जो एरिया, जैसे कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया, उसके आसपास के रीजन को इको सेंसिटिव जोन आपका डिक्लेयर किया जा सकता है. लैंड विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जा सकता है. इवन एरिया बियॉन्ड 10 किलोमीटर कैन ऑल्सो बी नोटिफाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एज इको सेंसिटिव जोन इफ दे होल्ड लार्जर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट. अगर सेंसिटिव कॉरिडोर है तो उसको भी इको सेंसिटिव जोन के रूप में डिक्लेयर किया जाता है. तो इको सेंसिटिव जोन जैसे कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, तो प्रोटेक्टेड एरिया में जो एक शॉक एब्जॉर्बर का ये काम करता है, मतलब बहुत सारे जो आपके वी कैन से जो आपके एरियाज़ हैं, इसको जो डिक्लेयर किया जाता है. तो इको सेंसिटिव जोन बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द इको सेंसिटिव जोन, तो इको सेंसिटिव जोन एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है प्रोटेक्टेड एरिया के लिए. तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर सी है.
व्हाट आर एल्जाइमर डिजीज़, इस पर भी अगर आप देखो, सो अनदर फेलियर एक्सटेंड टू एल्यूसिव सर्च फॉर एल्जाइमर सिल्वर बुलेट, तो ये न्यूज़ आई थी। तो अल्जाइमर डिजीज़ की अगर बात किया जाए, सो अल्जाइमर इज़ अ डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर दैट स्लोली रॉब्स पीपल्स ऑफ देयर मेमोरी एंड थिंकिंग एबिलिटी। धीरे धीरे लोग जो है अपनी मेमोरी खो देते हैं, सोचने की क्षमता ख़त्म कर देते हैं। प्रोग्रेसिव है, इरिवर्सिबल है, एंड इट यूजुअली बिगिन विथ माइल्ड मेमोरी लॉस। पहले थोड़ा सा लॉस होता है, धीरे धीरे जो लॉस है मेमोरी लॉस होता है। पैथोलॉजी ऑफ डिजीज इज डिपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया इन द स्ट्रेन। तो यहाँ पे देखो ये जो स्टेटमेंट है कि जो अल्जाइमर, ये तो कॉमन सी बात है, ऑलमोस्ट सबको पता है कि जो अल्जाइमर डिजीज़ है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। इट्स नॉट बैक्टीरिया, बेसिकली एक जो एबनॉर्मल प्रोटीन है, एक प्रोटीन है जिसे हम एबनॉर्मल प्रोटीन वी कैन से, जो एबनॉर्मल प्रोटीन है दैट इज़ बीटा एमाइलॉइड, ये जो है इसका डिपोजिशन हो जाता है ब्रेन के अंदर। बीटा एमाइलॉइड का जो डिपोजिशन है वो ब्रेन के अंदर हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ बीटा एमाइलॉइड ब्रेन के अंदर ये बीमारी आपकी होती है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, बाकी दोनों जो हैं वो आपके स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। सो दिस सेशन वाज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। जुलाई का कोर्स आपका 11:30 बजे से शुरू होगा, 2 जुलाई से, डेली बेसिस में, जिसमें physics.org, डाउन टू अर्थ, PIB, हिंदू का एडिटोरियल एक्सप्लेनर सीरीज, प्रीलिम्स टॉपिक्स, मेंस के आंसर राइटिंग, सब कुछ इस कोर्स के अंदर होगा। कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIVE। तो कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनअकैडमी का लिंक मिलेगा, उसमें जाना है, कोड डालना है और ज्वाइन कर लेना है। जिस भी ड्यूरेशन के लिए आप ज्वाइन करोगे, जैसे 1 साल 2 साल के लिए, उस समय जितने भी कोर्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हर महीने आएगा ये, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स का कोर्स है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अभी आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, 30 तारीख तक है, ये 20% ऑफ है। इफ़ यू आर यूजिंग द कोड SPLIV, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, तो साथ में ऑप्शनल प्लस जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट, प्रीलिम्स, मेंस, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर इतने जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, इस अमाउंट से आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो ये अमाउंट पर सब्जेक्ट बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और ये सारे बैच कोर्सेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, साथ में जितने भी सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।